सभी को प्रणाम। हम लोग आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आप लोग के बीच में आए हैं, और वो है गर्भावस्था में आहार। आज आप लोग सब जानते हैं कि आहार जो है एक थेरेपी बन चुका है। अब हम लोग वापस अपने रूट्स की तरफ जैसे जैसे जा रहे हैं, और हमारे जो प्राचीन सभ्यता के आधार थे, चाहे वो योग हो, चाहे हमारा आयुर्वेद हो, चाहे हमारा जो आहार का जो सिस्टम था, वो सब अब पूरा रिसर्च में जा रहा है। और उसके अनुसार आहार ही आज बहुत सारी बीमारियों का कारण है, और आहार ही औषधि का भी रूप ले सकता है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये जो जितने विषय हमने ये अवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी के अंतर्गत लेते हैं, गर्भ संस्कार के लिए, गर्भवतियों के लिए, और यहाँ तक कि प्लानिंग मदर्स के लिए भी, जो कंसेप्शन को प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग फेज में हैं। तो ये सारे विषय जो हैं वो अध्यात्म और विज्ञान के सम्मिलित सूत्रों पर आधारित है। तो आज का विषय मैं अपनी स्लाइड शेयर करती हूँ, बस 2 मिनट का समय दीजिए। माँ एवं शिशु के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक विकास के लिए, जो हमने पहले तीन ही शरीर की बात करी थी, WHO डेफिनेशन की बात करी थी पिछली क्लास में, तो उसी तरह से आपको आगे इस आहार को भी तीन शरीरों के हिसाब से आपको पढ़ना है, समझना है कि केवल जो क्लासेस में पढ़ाते हैं ना, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट, फिफ्थ सिक्स से पढ़ाते हैं, लेकिन दैट इज नॉट सफिशिएंट। अकेले वो तीनों शरीरों के स्वास्थ्य का संवर्धन नहीं कर सकता है। तो हमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, तीनों बॉडीज हेल्दी चाहिए। तो हमें एक ऐसा आहार चाहिए जो तीनों शरीर को पुष्ट कर सके। उसी को आज हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम, जैसा आपको मैंने बताया था, ये हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये आवड़े संस्कारवान पीढ़ी शांति कुंज हरिद्वार से चलाया जा रहा है पिछले 10 वर्षों से। और इसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न विषय लेते हैं। जो पहले दिन मैंने बताया था वो था गर्भ संस्कार का ज्ञान विज्ञान, गर्भावस्था में आहार, गर्भवती की दिनचर्या कैसी हो, गर्भवती कौन से आसन प्राणायाम ध्यान करे, योगासन ध्यान प्राणायाम, इसकी विशेष कक्षा होती है। इसके लिए भी हम अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेन करते हैं। फिर गर्भावस्था के दौरान सुनने वाला संगीत, और गर्भ शिशु से संवाद, वो किस प्रकार से किया जाए। तो ये 5 मुख्य विषय हैं, और इसके अंतर्गत बहुत सारे सब यूनिट्स हैं। तो आइए, पहले सर्वप्रथम कमर सीधी करें, नेत्र बंद करें, दोनों हाथों को गोद में रखें, गायत्री के महामंत्र के साथ इस कक्षा को आरंभ करेंगे। हृदय में अपने इष्ट, अपने परमात्मा, अपने गुरु को स्थान दें। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति में, उनके सूक्ष्म संरक्षण में आज के इस सत्र को आरंभ करते हैं गायत्री के महामंत्र के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी का बहुत बहुत प्रणाम, भाव भरा नमन, वंदन, अभिनंदन। इस विषय को अधिक आप जानकारी लेना चाहें तो आप गुरुदेव का 39वां नंबर वांग्मय है, निरोग जीवन के सूत्र, उसको पढ़ते सारी सामग्री लगभग उसी से ली गई है। तो अभी जो हम चर्चा कर रहे थे आपसे कि 3 शरीर हैं, तो 3 प्रकार का आहार चाहिए। इसके लिए फॉर्मूला याद कर लीजिए, 3S। स्थूल सूक्ष्म कारण 3 शरीरों की बात हुई, तो उसके लिए एक ही आहार कैसे काम करेगा। तो फिजिकल बॉडी की हेल्थ के लिए संतुलित आहार चाहिए, सूक्ष्म शरीर यानी विचारों की पवित्रता के लिए हमें सात्विक आहार चाहिए, और इमोशनल हेल्थ अच्छी हो, हमारा कारण शरीर निर्मल बने, उसमें भाव अच्छे आए, उसके लिए हमें संस्कारित आहार चाहिए। तो 3 आहार को हम ऐसा डिस्कस करेंगे आज, तो तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। आहार संतुलित होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, संस्कारित होना चाहिए। एक बात और समझ लीजिए, आहार क्या है। आहार केवल पोषण नहीं दे रहा है,
आप छोटे से बच्चे थे, आज आप 20, 22, 23 साल, 24 साल, 25 साल, जो भी उम्र हो गई आपकी, शरीर बढ़ता चला गया, उससे जो खाया आपने, पर आपका व्यक्तित्व का निर्माण भी आपके आहार से हुआ। तो द फूड इज नॉट ओनली एब्सॉर्ब्ड, इट इज एसिमिलेटेड, वो आपका हिस्सा बन गया। यू बिकम व्हाट यू ईट, आप वैसे ही बन जाते हैं जैसा आप भोजन करते हैं। इसीलिए सात्विक और संस्कारित आहार का महत्व आता है। अब योग्य आहार गर्भावस्था में क्यों जरूरी है? पहली बात, माँ के स्वास्थ्य के लिए, माँ उत्तम स्वास्थ्य रख पाए, उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, कोई ब्लड प्रेशर ना बढ़े, किसी प्रकार की शुगर ना बढ़े, उसका एक्चुअल वेट गेन जितना होना चाहिए 10 से 12 किलो उतना हो, उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। दूसरा, बढ़ता हुआ जो गर्भस्थ शिशु है उसका विकास अच्छे से, उसके सारे अंग अच्छे से बने, उसका वेट गेन अच्छा हो, उसके अंदर किसी प्रकार के कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए। फिर ये जो 9 महीने हम आहार खाते हैं वो ही प्रसव के दौरान आपको शक्ति देता है। जो गर्भवतियां जैसे बहुत कमजोर हैं या बहुत ओवरवेट होती हैं, वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए उपयुक्त कैंडिडेट्स नहीं होती हैं। तो प्रसव के दौरान शक्ति, प्राण शक्ति, उत्साह, बल जो चाहिए वो आपका 9 महीने की डाइट आपको डिसाइड करती है। बहुत ज्यादा वेट गेन हो गया, बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है, 4, 4.5 किलो का, तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो चल सकती। बच्चा बहुत मैल नरिश्ड रह गया, अंडरवेट रह गया, 2 किलो से कम रह गया, तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। तो अच्छे से सामान्य प्रसव हो सके बिना किसी तकलीफ के, उसके लिए आहार का बहुत महत्व है। फिर प्रसव हो गया, उसके बाद माँ का जो मिल्क है, मतलब जो दूध है, वो अच्छे से उसका उत्पादन हो रहा है कि नहीं, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी पौष्टिकता कैसी है। तो सफल ब्रेस्ट फीडिंग के लिए पर्याप्त क्वांटिटी भी और क्वालिटी दोनों में जो है वो आहार पे निर्भर करेगा। तो आहार का महत्व केवल गर्भावस्था तक नहीं रहता, माँ जब तक स्तनपान करा रही है तब तक भी उसको उचित और उपयोगी आहार चाहिए। वजन की बात हमने कर ली, इम्यूनिटी की बात हमने कर ली, आयरन स्टोर बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ अगर एनीमिक होती है, आगे भी चर्चा करेंगे, तो बच्चा हमेशा एनीमिक ही पैदा होगा, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा माँ का, क्योंकि कंजम्पशन बच्चा जो है वो माँ से ले खींच रहा है। तो आयरन स्टोर्स उसके डिप्लीटेड नहीं होने चाहिए। अगर डिप्लीटेड आयरन स्टोर्स होंगे तो बच्चा एनीमिक पैदा होगा। फिर किसी प्रकार के जन्मजात विकार ना, उसमें हमने एक फोलिक एसिड की बात करी थी कि फोलिक एसिड अगर 3 महीने पहले से ले रहे हैं तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स नहीं होंगे, जो कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के विकार होते हैं। लो बर्थ वेट बेबीज, जो आपको बताया, लो बर्थ वेट बेबीज, स्मॉल फॉर डेट बेबीज होते हैं, वो मैल नरिश्ड मदर्स के होते हैं। एक कारण होता है, और भी कारण होते हैं, बट वन ऑफ द रीजन, एक्सटर्नल रीजन होता है कि माँ का जो आहार है उसमें उचित कैलोरीज या उचित पौष्टिकता नहीं जा पा रही है। बौनापन और भी कई सारी चीजें जो मैंने आपको बताया, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम्स है, उसमें आहार का बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीओएस मदर जो अगर कंसीव करती है तो उसके अंदर जेस्टेशनल डायबिटीज होने की बहुत अधिक संभावना होती है। कैल्शियम की अगर कमी रही, मतलब पहले से कैल्शियम की कमी रहेगी, तो हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जिसे PIH कहते हैं, प्री एक्लेम्सिया, उसका होने का बहुत डर होता है। मैग्नीशियम की कमी से भी प्री एक्लेम्सिया हो जाता है। विटामिन ई की कमी से तो बांझपन हो जाता है। जर्म सेल के जो रिप्रोडक्टिव सेल्स, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ओवरी और टेस्टिस है, उनके जो जर्म सेल होते हैं उसका विकास ठीक से नहीं होता विटामिन ई की कमी से। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमको प्री प्लानिंग में ध्यान देनी पड़ती है। मतलब ये प्री प्लानिंग डाइट जो गर्भावस्था से 3 महीने पहले आपको डिसाइड करनी है, वो डाइट में पर्याप्त मात्रा में आयरन होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए, थायराइड की जांच होनी चाहिए, आयोडीन के रिसोर्सेज अच्छे होने चाहिए, वेट कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, और बाकी जो माइनर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी चर्चा भी करेंगे, जैसे सेलेनियम है, विटामिन ई है, विटामिन डी है, मिनरल्स हैं, इन सब की थोड़ी थोड़ी मात्रा बहुत आवश्यक है। नहीं तो डेफिशिएंसी के कारण या तो गर्भधारण में दिक्कत होती है या गर्भधारण के बाद शारीरिक और मानसिक विकार हो सकते हैं। और ये बात आचार्य चरक ने पहले ही बता दी थी। हमारे सब शास्त्रों में यही चीज जो आज मॉडर्न साइंस रिसर्च करके बता रही है, वो पहले ही हमारे सारे आचार्य ऋषि मुनि रिसर्च करके बता चुके हैं। स्त्रिया यापन गर्भाया स्त्रिधा रसः प्रतिपद्यते स्वशरीर पुष्टे स्तन्याय गर्भ वृद्धिया च। उन्होंने भी यही चीज बताई है कि जो आहार कैसा हो माँ का,
या गर्भवती का माता का पोषण हो सके, गर्भ की वृद्धि हो और पोषण हो, और स्तन्य यानी ब्रेस्ट मिल्क की उत्पत्ति हो सके। अब स्वस्थ आहार के कुछ और चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। जो जो गर्भस्थ शिशु के विकास की बात कर रहे हैं, वो एक कोशिका, एक सिंगल सेल के फर्टिलाइज्ड ओवम की तरह से बच्चे की यात्रा शुरू होती है गर्भ में, और वो मल्टी मिलियन सेल्स का 2.5-3 किलो का बच्चा बन जाता है। कैसे बनता है? आहार के माध्यम से, न्यूट्रिशन के माध्यम से। माँ की बच्चेदानी, जो 7 to 9 सेंटीमीटर का यूट्रो, छोटा सा ऑर्गन है, संतरे के बराबर, वो लगभग 5 गुना बड़ा हो जाता है, एक बिल्कुल बड़े तरबूज जितना हो जाता है, जिसमें वो बच्चा समाया है, प्लेजेंटा है, गर्भ जल होता है, कॉर्ड है। तो ये सारा वेट साइज बढ़ करके 5 टाइम्स हो गया, वजन उसका 15 गुना हो जाता है, और वॉल्यूम 500 टाइम्स हो गया। ये जो विकास हो रहा है गर्भाशय का, जिसमें वो बच्चा समाया, वो कैसे हो रहा है? आहार के माध्यम से। एक छोटा सा योग सैक डेवलप करता है जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है, उसके साथ साथ योग सैक डेवलप होता है जो न्यूट्रिशन देगा। वो 150 से 300 ग्राम का प्लेजेंटा बनके तैयार हो जाता है, जिसे आप कनाई कहते हैं। वो प्लेजेंटा जो उसके अंदर ऐसे वो होते हैं, पॉकेट्स होती हैं ब्लड की, जैसे उसका मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, छोटे छोटे छत्ते होते हैं, इसमें बड़े बड़े पॉकेट्स होते हैं, उसमें ब्लड भरा होता है। डायरेक्ट माँ से जो ब्लड आ रहा है वो प्लेजेंटा के माध्यम से अम्बलाइकल कॉर्ड से होता हुआ बच्चे को मिलता है। न्यूट्रिशन भी, पौष्टिक पदार्थ और ऑक्सीजन, तो प्लेजेंटा, तो इसीलिए प्लेजेंटा बहुत अच्छे से डेवलप होगा, तभी बच्चे को आहार मिलेगा। लेकिन प्लेजेंटा का खुद का विकास माँ के आहार डिपेंड करता है। स्तनों का विकास 9 महीने में होता है। कभी कभी आप देखते हैं कि स्तन उतने डेवलप नहीं हुए, तो उसके अंदर दूध का कैसे प्रोडक्शन होएगा। फिर जो शुरू के दिन होते हैं, जो बिल्कुल प्रेगनेंसी के बाद फर्स्ट 8 to 12 वीक्स, उसमें कई सारी हमारी गर्भवतियों को बहुत ज्यादा जी मिचलाता है, वो कुछ खा नहीं पाती, मूड स्विंग्स होते हैं। तो उस समय जो आपकी बॉडी का रिजर्व है, पहले से जो खाया हुआ है, वही तो न्यूट्रिशन देगा। अगर ऑलरेडी मदर डेफिशिएंट है डाइट में एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, और शुरू में उसको इतना उल्टी और जी मिचला रहा है, वो कुछ खा नहीं पा रही है, तो वो और डेफिशिएंट उसमें चली जाती है, और उसको हमको आईवी फ्लूइड्स के माध्यम से सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं। तो बॉडी में रिजर्व अच्छा होगा तो वो शुरू के दिन अच्छे से निकाल पाएगी, क्योंकि उसको अपनी रिजर्व में से, उसको जो स्टोर्स हैं उसमें से उसको सप्लाई चेन मिल जाएगी। फिर इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है कि आहार, जैसे मैंने आपको बताया था कि फीटल ओरिजिन ऑफ अडल्टहुड डिजीजेस, वो बीमारियां जिनकी नींव गर्भ में पड़ जाती है और परिलक्षित होती है बाद में, वो होती है मैल न्यूट्रिशन के कारण। जो माताएं आज, वो तो नहीं है, हमने आपको पहले भी बताया था कि आज ऐसा तो भूखा तो कोई नहीं मर रहा, सब पुष्ट, ये सरकार हमारी इतना सारा अनाज मुफ्त में दे रही है। लेकिन हाँ, जो गलत आहार ले रहे हैं, बहुत ज्यादा मैदा खा रहे हैं, मैगी का सेवन कर रहे हैं, इन बच्चों के अंदर ऐसी बीमारियां लेटर अडल्ट लाइफ में डेवलप कर सकती हैं। और फिर गर्भधारण में कोई समस्या ना हो, गर्भ समय से पहले प्रसव ना हो जाए, हाई ब्लड प्रेशर ना हो जाए, थायराइड, न्यूरल ट्यूब्स, ये सब हमने बात कर ली। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्री कंसेप्शनल न्यूट्रिशन मैंने आपको जैसे पहले बताया, फोलिक एसिड, जिंक, कैल्शियम, आयरन, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स, ये सारा प्री कंसेप्शनल न्यूट्रिशन में आता है। मतलब ये तैयारी से पहले, गर्भधारण से पहले आपको दिलवाना है। तो कुल मिलाकर के जब हम बात करते हैं, पहले 1000 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज सब बात करें फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ, बिकॉज दैट इज द टाइम ऑफ मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट। वो किस पे डिपेंड करेगा? वो उसका आधार है आहार, विहार, आचार, विचार, सब कुछ कंबाइंड एक पैकेज है पूरा, डाइट, लाइफस्टाइल, बिहेवियर एंड थॉट्स। बट मेजरली डाइट का बहुत बड़ा रोल है। ये नियम आप योग, सब लोग योग से जुड़े हुए हैं तो आपको मालूम ही है कि ये नियम आयुर्वेद के बेसिक हैं, हित बुक, मित बुक, ऋत बुक। और इसको गुरुदेव ने बहुत महत्व दिया है, जो हितकारी है। आज क्या होता है कि आज मौसम जैसा कोई चीज नहीं रह गया हमारे यहाँ, ऋत बुक की हम बात कर रहे हैं, और हितकारी वाला कंसेप्ट भी नहीं। हम टेस्ट पे ज्यादा जा रहे हैं, बहुत सारा पैकेज फूड ले रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसा खाना ले रहे हैं जो हमें पसंद है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो पौष्टिक है, जो हमारे लिए हितकारी है, हमें वही लेना है। जैसे माँ अगर एक समोसा खा लेती है तो पेट भर गया, लेकिन उससे उसको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिला, तो ये उसको आपको प्रैक्टिकली आपको एग्जाम्पल देके समझाना पड़ेगा कि हितबुक क्या है। जो आहार स्वास्थ्य संरक्षण कर सके, जीवनी शक्ति दे सके, वही आहार हितबुक माना जाएगा। मितबुक
आधा पेट खाना है, एक चौथाई हवा के लिए, एक चौथाई जल के लिए, जिससे कि अच्छे से डाइजेस्टिव जूसेस खाने में मिक्स होकर के भोजन को अच्छे से पचा सके। और इसलिए उसको बार बार लेना पड़ता है। फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स रिकमेंडेड होती हैं गर्भवतियों के लिए। छोटी मात्रा लें, लेकिन जल्दी ले लें, पच जाए, सुपाच्य लें, जल्दी से पच जाए, फिर दोबारा ले लें, जिससे कि अच्छे से वो डाइजेस्ट होएगा, तो मल का निष्कासन भी अच्छे से हो पाएगा। अगर अनडाइजेस्टेड फूड पड़ा रहता है हमारी आंतों में, बार बार खा लिया, जल्दी जल्दी ओवर ईटिंग कर ली, तो अनडाइजेस्टेड फूड इकट्ठा हो जाएगा और उससे कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी, अपच, इसकी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। ऋतुबुक मौसम के अनुसार, जैसे मैंने बताया भी आजकल ऋतु का कुछ नहीं है, हर समय हर सब्जी मिलती है, कोल्ड स्टोरेज से हम लोग खा रहे हैं, पर फिर भी थोड़ा सा अपने विवेक का इस्तेमाल करें। जाड़े में चीजें हमारे गर्म तासीर की होती हैं, आजकल बथुआ आ रहा है, मेथी आ रही है, पालक आ रहा है, ये सब चीजें लेना है, गुड़ लेना है, चना लेना है, जो ऋतु अनुसार हमारे फल सब्जी है। अन्न अन्न भी बदल जाते हैं ना, बाजरा गर्म करता है शरीर को, बाजरा लेना है। इस तरह से ये कंसेप्ट गर्भवती को क्लियर होना चाहिए। बहुत सारी नॉलेज आज यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो बहुत लड़कियां कंफ्यूज हो जाती है, इतना सारा मैटर पर है, ओवर स्टिमुलेशन ब्रेन का हो रहा है, ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं। तो इसके लिए एक गाइडलाइन दे रहे हैं, क्योंकि किसी भी गर्भवती का आहार एक सा नहीं हो सकता। हमारे देश में हर 200 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, रहन सहन बदल जाता है, आहार बदल जाता है, लैंग्वेज बदल जाती है, तो हर किसी का भी इंडिविजुअल हम डाइट चार्ट नहीं दे सकते इस क्लास के माध्यम से। वो टेलर मेड होता है, पर एक गाइडलाइन कि इसके आधार पे आपको अपना आहार तय करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि गर्भावस्था से पहले ही आहार ठीक होना चाहिए गर्भवती का, एकदम उसकी हैबिट्स नहीं बदल सकती। फिर जो हमने बात करी आपसे संतुलित आहार, वो आधुनिक विज्ञान के हिसाब से गुरुदेव भी कहते हैं अपने वांग्मय में कि आयुर्वेद का ज्ञान अच्छा है, लेकिन आज वो प्रचलन में नहीं है। उसके आधार पर हम किसी गर्भवती की डाइट प्लान नहीं कर सकते। इसलिए हम संतुलित आहार की जो चर्चा करेंगे वो मॉडर्न साइंस, जो एलोपैथिक विज्ञान है, उसके अनुसार हम उसको बताएंगे, और शास्त्रों के अनुसार हम सात्विक संस्कारित पे चर्चा करेंगे और क्या ना खाएं। तो अब संतुलित आहार की बात करते हैं, तो उसके 5 घटक हैं: प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, जिनको एक ग्रुप बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और एक ग्रुप होता है विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंडर में आता है। इसकी मात्रा छोटी है, महत्व बहुत अधिक है। और 5वां घटक है जल, जो कि 8 से 10 गिलास पीना है, गर्मियों में 10 से 12 गिलास पीना है, पर इंपॉर्टेंट ये है कि कब पीना है, कब नहीं पीना है। तो उषापान अवश्य करना है, वो दिनचर्या में हम लोग डिस्कस करते हैं। उठते ही गुनगुना पानी बिना ब्रश किए हुए सीधे उकड़ू बैठ करके, या फिर कुर्सी पे, पलंग पे रीढ़ की हड्डी को सीधे रखते हुए घूट कर करके पीना है। दूसरा नियम, खाने से आधा पौन घंटा पहले और खाने के बाद 1.5 घंटे तक जल का सेवन नहीं करना है, उससे डाइजेस्टिव जूसेस डाइल्यूट हो जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार षटरस की चर्चा करी जाती है: मधुर, लवण, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय। तो जो जैसी उसमें हो, उसमें बहुत फेरबदल करके, बिना फेरबदल के लेना। पर चूंकि हम आधुनिक विज्ञान के अनुसार डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उसका जो प्रपोर्शन है, उचित परिमाण, उचित मात्रा, उचित अनुपात, ये ध्यान रखना है। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इस और इसका रेशियो है: प्रोटीन 4 भाग, कार्बोहाइड्रेट 4 भाग, वसा 1 भाग, और विटामिन थोड़े से। पानी 10 से 12, मैंने आपसे चर्चा कर ली इसकी। नॉर्मली जो होता है हमारी डाइट में 30%, करीब 15 to 30 ग्राम्स प्रोटीन होता है प्री प्रेगनेंसी में, और प्रेगनेंसी में इसको बढ़ा करके लगभग 45 ग्राम्स कर देते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट्स। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ऊर्जा का स्रोत है, प्रोटीन्स बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। जैसे आप ने कभी मिस्त्री को दीवार बनाते हुए देखा होगा, तो ईंट, एक एक ईंट लगाता जाता है सीमेंट से, वो ही एक एक सेल से एक एक टिश्यू, एक एक ऑर्गन तैयार होता है, बिल्कुल उसी तरीके से उसके लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक है। इसलिए बच्चे का शरीर बन रहा है, तो यहाँ प्रोटीन की मात्रा सफिशिएंट हो, इस बात का ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट्स कम नहीं हो जाए, क्योंकि ऊर्जा का स्रोत वही रहेंगे, लेकिन वसा, फैट्स कंट्रोल्ड मात्रा में लेनी है। प्रोटीन आपको मिलता है दूध, दही, दालों से, बीन्स से, सोया से, इसीलिए मिक्स्ड आटे को हम लोग रिकमेंड करते हैं, जो
किलो, 1 किलो चना, 1 किलो सोयाबीन को मिला करके, धो करके, सुखा करके, फिर भून करके पीसे, और उसमें जौ भी मिलाया जा सकता है। तो ये मिक्स आटा बनाने की घर में विधि है, अन्यथा आप अलग अलग आटे ला करके भी उसको बना सकते हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट, ये सब तो जनरल है, इस पे नहीं टाइम लगाएंगे ज्यादा, ये अन्न से मिलता है, दालों में भी थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, आलू, शकरकंद। वसा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन केवल 5 छोटी चम्मच फैट्स जाने चाहिए। अब दूसरी बात है कौन से फैट्स लेने हैं, तो रिफाइंड और जमने वाला घी जैसे डालडा होता है वो बिल्कुल नहीं लेना है, हानिकारक है। दूसरा, जो तेल को बार बार उबाला जाता है, जैसे कढ़ाई चढ़ा दी, जो मैंने समोसे की बात करी थी, वो इसीलिए बहुत नुकसान करता है, केवल इसलिए नहीं कि उसमें मैदा है, आलू है, इसलिए भी क्योंकि उसमें ट्रांस फैट्स बहुत है, कि एक कढ़ाई जो चढ़ गई उसमें तेल बार बार उबाला जा रहा है, उसमें ट्रांस फैट्स इकट्ठे हो जाते हैं, और वो आपको कैंसर को आमंत्रण देते हैं, कार्सिनोजेंस उसमें बहुत बढ़ जाते हैं। और ट्रांस फैट्स जो है आपके बेकरी आइटम्स में बहुत पाए जाते हैं, केक्स, पेस्ट्री, जो आज हम लोग बहुत ज्यादा मात्रा में, हमारे कम से कम यंग क्राउड बहुत ज्यादा उसका सेवन कर रहे हैं। अब लेना क्या है, लेने हैं आपको नेचुरल ऑयल्स, रिफाइंड भी नहीं लेना। नेचुरल ऑयल्स में क्या आता है, जैसे मूंगफली का तेल है, कोकोनट ऑयल है, सूरजमुखी का तेल है, सरसों का तेल है, ये ले सकते हैं। और नहीं तो देशी गाय का घी। अमाउंट और क्वालिटी दोनों पे आपको ध्यान देना है। फिर विटामिन मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं हमको, ये ताजे फल सब्जी से मिलते हैं। सबसे बढ़िया सोर्स है, एक बोल आप अंकुरित गर्भवती को बताइए, नियमित रूप से वो अंकुरित ले, चना, मूंग और मूंगफली मिला लें उसके अंदर, आप हरा धनिया, अदरक, ऐसे भी कुछ चीजें उसके लिए, टेस्ट के लिए डाल सकते हैं उसमें। हाँ, लेकिन चूंकि अंकुरित कच्चा जो होता है वो पचाने में थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए उसको स्टीम करके लें और चबा चबा करके लें। इसमें लगभग, जैसे आप उबला चना खाएंगे और अंकुरित चना खाएंगे, तो उबले चने की अपेक्षा अंकुरित चने में 500 गुना अधिक विटामिन बढ़ जाते हैं। फिर विभिन्न रंग, फल, सब्जी, अभी हम लोग आएंगे उस पर, रेनबो डाइट पे। पर ORS आप याद कर लीजिए, ORS वो वाला नहीं जो आपको डायरिया में देना होता है। यहाँ फॉर्मूला है ओरिजिनल, रीजनल एंड सीजनल। ओरिजिनल मतलब जिसमें आप बहुत मसाले नहीं मिलाएंगे, तेल घी नहीं मिलाएंगे, जैसे प्रकृति में हो रहा है वैसे ही उसी तरह से उस भोजन का सेवन करना। रीजनल मतलब जो उस आपकी लोकेलिटी में हो रहा है, और सीजनल जो उस ऋतु में हो रहा है। ठीक है। अब 4 मुख्य स्तंभ हैं शिशु के विकास के, और उसी पे आधारित हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो 4 स्तंभ क्या है विकास के? पहले तो मस्तिष्क का विकास, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत तेजी से होता है, आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था। उसके क्या न्यूट्रिएंट्स होंगे? फिर ग्रोथ, 3 महीने तक क्या होता है, 3 महीने तक माँ बहुत कहती है, जब घर वाले आते हैं, ये कुछ खा नहीं पा रही है, इसको उल्टी हो रही है, ये, तो आप उसको कन्विंस करिए, काउंसिल करिए। इस समय बच्चे को ग्रोथ के लिए बहुत नहीं चाहिए, क्योंकि उसका केवल सेल डिविजन हो रहा है। उस समय जो बच्चा बढ़ रहा है उसके ऑर्गन्स बन रहे हैं, सेल तेजी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए फोलिक एसिड आवश्यक है सेल डिविजन के लिए। 3 महीने के बाद जब वो ग्रोथ शुरू होगी, 12 वीक्स के बाद, तब एक एक सेल ग्रो करता है, वो शारीरिक विकास का समय होता है। तब आपको और चीजें चाहिए, लेकिन हाँ, पूरे 9 महीने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा वही रहेगा, वो बेसिक सेम रहेगा। अब अतिरिक्त पोषण क्या लेना है, वो हम लोग इस हेडिंग्स में डिसाइड करेंगे कि मस्तिष्क के विकास के लिए क्या चाहिए, शारीरिक विकास के लिए अतिरिक्त क्या चाहिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता माँ की अच्छी रहे, तभी तो बच्चे के अंदर वही इम्यूनिटी ट्रांसफर होगी, और पाचन माँ का अच्छा रहेगा। तो ये सब चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये देना है, तभी वो उसको पचा पाएगी। तृतीय तिमाही में एक, यहीं पे हम इसलिए डिस्कस कर लेते हैं, चलिए, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हम बाद में आते हैं उसके ऊपर। तो पहले पहले तिमाही में, फर्स्ट 3 मंथ्स में, चूंकि ब्रेन डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है, और उसमें हमें जो चीजें चाहिए वो है DHA, कोलिन, आयोडीन, फोलिक एसिड, B12, जिंक, ओमेगा 3। अदरक, अदरक इसलिए क्योंकि वो जी मिचलाने में, आप 1 चम्मच अगर अदरक का रस दे दें, अदरक का टुकड़ा चूस ले, तो वो सॉल्व हो जाती प्रॉब्लम। आजकल ऐसी दवाइयां भी आ रही है जिसमें वो अदरक मिला रहे हैं उल्टी के लिए। तो अलग अलग याद रखने की बजाय अगर आप मोटा मोटा ये याद रख लें, जैसे नट्स है, भिगो करके 4 बादाम, 4 अखरोट ले लेती है माँ, तो उसको DHA भी मिलेगा और उसमें जिंक भी मिल जाता है। फिर अलसी, फ्लैक्स सीड्स,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर टोफू, टोफू प्रोटीन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसमें डीएचए भी होता है। टोफू है सोया से बना हुआ पनीर। आगे अगर विधि आएगी तो बताएंगे, नहीं तो एंड में बता देंगे। फिर मूंगफली, नट्स में ही आ गया। दूध, केला, छिलका युक्त आलू, ये आयोडीन के लिए है। हरी सब्जियां, फोलिक एसिड, फोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, छोले दालें बीन्स में भी मिलता है, लेकिन सबसे रिच सोर्स होता है हरी पत्तेदार सब्जियां, गहरी हरी सब्जियां। फिर B12 आपको सोया से, दूध, दही, मूंगफली से मिलता है, लेकिन B12 हमारे वेजिटेरियन सोर्स में, फूड्स में कम होता है, तो उसको कभी कभी हमें दवाइयों द्वारा भी सप्लीमेंट करना पड़ता है। जिंक आपको दालों से, साबुत दालों से, दाल, साबुत दाल, दली हुई दालों से नहीं, साबुत दालों से और बीन से मिलता है। ओमेगा 3 जो है आपको एवोकाडो में भी मिल जाता है। ओमेगा 3 आपको अखरोट में सबसे ज्यादा मिलता है, अलसी में मिलता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप मोटा मोटा याद कर लीजिए, जैसे नट्स हैं, अलसी है, दूध है, ओट्स हैं, दही है, दूध दही ये तो दोनों में एक में आ जाएगा, केला है, बीन्स है। ये अगर ओवरऑल वो लेती है तो ये आपका फर्स्ट 3 मंथ्स का काम अच्छे से हो जाएगा। अब टोफू की बनाने की विधि आई गई इसमें, देखिए। तो 125 ग्राम सोयाबीन ले लें, भिगोएं, उसको अच्छे से 6-7 घंटे भिगोएं, अच्छी प्रकार से छिलका उतार दें, छिलका हानिकारक होता है। फिर उसको पीस लें, अच्छे से उसका पेस्ट बना लें, और 1 लीटर पानी में उसका पेस्ट डालेंगे, चलाते रहेंगे, दूध बन जाएगा। और जैसे नॉर्मल दूध को फाड़ते हैं, उसको फाड़ के छान लेंगे, वो पनीर बन जाएगा। अब आते हैं द्वितीय तिमाही में। द्वितीय तिमाही में आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट जैसे बताए थे वैसे ही लेने हैं। कैल्शियम ऐड करना है, क्योंकि ये बच्चे की हड्डियां बनेंगी, उसके लिए कैल्शियम चाहिए। तो अब ये कई बार गर्भवती सवाल पूछती है कि मैं कैल्शियम ले रही हूं, तो मुझे सप्लीमेंट लेने की, दवाई लेने की जरूरत है? नहीं, दवाई मस्ट है। कम से कम उसको 1 ग्राम टू 1.2 ग्राम का कैल्शियम रिक्वायरमेंट होता है सप्लीमेंट के रूप में, ओवर एंड अबव डाइट। आप उसको दूध भी पिला रहे हैं, दही भी खिला रहे हैं, टोफू भी खिला रहे हैं, पनीर भी दे रहे हैं, छेना दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, पालक में भी कैल्शियम मिल जाता है, लेकिन उसके ऊपर उसको सप्लीमेंट भी देना है। मैग्नीशियम, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी सप्लीमेंट के रूप से। या ये बीज जो आते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं, कद्दू, सूरजमुखी, तरबूज के बीज, उसको एक में भून करके मिला के रख ले, उसी में अलसी के बीज भी मिला ले, और वो खाने के बाद 1 चम्मच ऐसे ही फाँक सकती है। फिर विटामिन डी धूप से मिलेगा, दूध, दही जिससे कैल्शियम होता है उसमें विटामिन डी भी होता है, लेकिन धूप बहुत रिच सोर्स है। 8 घंटे का एक्सपोजर चाहिए, लेकिन जब तेज धूप हो, आजकल की धूप में विटामिन डी नहीं बनता। तेज धूप 10 से 2 बजे की जो धूप होती है, जब सीधी किरणें हमारे स्किन पे पड़ती हैं, वो भी स्किन पे अगर सनस्क्रीन ना लगाओ, खुली स्किन पे, तो तब उससे विटामिन डी का निर्माण होता है। आयरन पालक और हरी सब्जियों से मिलता है। आयरन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? आयरन का भी सप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन का कैप्सूल मस्ट है। आयरन मिलेगा आपको गुड़ से, बाजरा से, रागी से, राजमा में भी आयरन काफी होता है, क्योंकि एक तो ये शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की इंक्रीज करता है। अगर हीमोग्लोबिन अच्छा नहीं है तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी बच्चे के अंगों को। और आज हमारी संस्था जो फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी है इंडिया की, उसका एक निर्धारण कर दिया गया, उसकी गाइडलाइन है कि कम से कम हर गर्भवती का डिलीवरी से पहले 12 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। मोर देन 50% हमारी जो गर्भवतियां हैं वो एनीमिक है, हमारी लड़कियां भी एनीमिक हैं। स्कूलों में टेस्ट कराते हैं, किसी का 8, किसी का 9, 9, 10, बहुत कम बच्चों का 11, 12 निकलता है। इसमें दिक्कत एक होगी कि एक तो बच्चे का विकास अच्छा नहीं होगा, बच्चे के अंगों को ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिलेगी, और दूसरी बात, अगर भगवान ना करे अगर डिलीवरी के समय ब्लीडिंग हो गई, जिसे हम पोस्टमार्टम हेमरेज कहते हैं, PPH, उस समय माँ की हालत मरणासन जैसी हो जाती है। अगर 12 ग्राम पे कोई गर्भवती डिलीवरी करा रही है, अपने उसकी डिलीवरी हो रही है, उसको अगर थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो गई, हीमोग्लोबिन घट के 10 आ जाएगा, पर उसकी जान को खतरा नहीं होगा। लेकिन जो 7-8 ग्राम वाली आती हैं, और मेडिकल कॉलेज में तो 3-4 ग्राम वाली भी आती हैं, वो अगर ब्लीड कर जाती हैं तो उनकी जान बचाना मुश्किल हो जाता है। तो ये बात इसलिए इसलिए आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो जिन भी गर्भवतियों के संपर्क में आप आए उनको हर त्रैमासिक में अपना ब्लड टेस्ट कराना है, और खाली हीमोग्लोबिन नहीं, उसमें सीबीसी कराना इंपॉर्टेंट है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। कई बार लोग पैसा बचाने के लिए केवल हीमोग्लोबिन करा देते। कंप्लीट ब्लड काउंट से आपको पिक्चर पता चलती है कि कौन सी आयरन डेफिशिएंसी, मतलब कौन सी एनीमिया, इसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, तरह तरह के एनीमिया होते हैं। अब फोलिक एसिड की हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करता है और हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। कैल्शियम शिशु की अस्थियां और आगे जब दांत बनेंगे, और स्तनपान के दौरान इसकी जो मांग है वो और बढ़ जाएगी। तो अगर प्रेगनेंसी में 1 ग्राम टू 1.2 चाहिए, तो डिलीवरी के बाद हमको 1.5 ग्राम्स देना है उसको सप्लीमेंटेशन के तौर पर। और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी बहुत आवश्यक है। कैल्शियम अकेले कुछ नहीं कर पाएगा जब तक विटामिन डी अवेलेबल नहीं हुआ। तो विटामिन डी का भी सप्लीमेंटेशन आजकल देना पड़ता है, क्योंकि हमारे पूरे यंग क्राउड हो, मिडिल एज क्राउड हो, ओल्ड क्राउड हो, सब कोई में विटामिन डी की डिफिशियंसी है। क्योंकि हमारी कोई, एक तो हमारी एक्टिविटी नहीं है। विटामिन डी के प्रेजेंस में कैल्शियम एब्जॉर्ब तब होता है जब हमारी जो हड्डी की ऊपरी सरफेस होती है, उसे पेरियोस्टियम कहते हैं, उसमें रगड़ होती है, वो होती है श्रम से। और हमारा जीवन आजकल श्रमशील नहीं रहा, हम धूप में नहीं जाते, धूप में जाते तो कवर करके जाते हैं अपने आप को, सनस्क्रीन लगा के जाते हैं। तो विटामिन डी डिफिशियंसी सबको है। अब कैल्शियम रिच फूड्स क्या है? दूध 3 कप याद कर लीजिए। 3 का फॉर्मूला बहुत अच्छा है, आगे बताएंगे आपको। 3 कप दूध बहुत है, छाछ दही पनीर अलग से, और हरी पत्तेदार सब्जियां। फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में आता है, अब बच्चे का विकास हो गया लगभग, थोड़ा अब वेट वेट गेन तो चलता रहता है, लेकिन इस समय पानी का मात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि उसको कब्ज, जैसे जैसे यूट्रस बढ़ रहा है तो आंतों की जगह कम होती जा रही है, तो आते जब मूव नहीं करती अच्छे से तो कॉन्स्टिपेशन होता है। तो इसके लिए पानी और फाइबर, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी की मात्रा अच्छे से ले, और फाइबर, फाइबर डाइट काय में मिलेगी? हरी पत्तेदार सब्जियों से, गूदेदार फल से, मोटा अनाज, चोकर युक्त आटा, ये सब, और फलीदार सब्जियां, ये सब जो है हमें फाइबर देती है। थायमीन, थायमीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, B1। ये भोजन से ऊर्जा यानी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें फिर से हमको बीजों का सेवन ये चाहिए। दाल, उड़द की हालांकि पचाने में डिफिकल्ट होती है, राजमा, सोयाबीन, ये चीजों से हमें मिलता है। बीज उसमें सबसे उपयुक्त है। फिर पूरे 9 महीने प्रतिरोधक क्षमता तो पूरे 9 महीने अच्छी रहनी चाहिए। कभी कभी किसी किसी लोगों को बहुत जल्दी जल्दी खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाती है, एलर्जीज हो जाती हैं, दस्त हो जाते हैं। अब हमारे लिए डिफिकल्टी ये है कि हम एंटीबायोटिक देंगे तो बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी, तो देनी भी पड़ती है मजबूरी में। लेकिन अगर वो विटामिन सी का सेवन कर रही है, यानी नींबू, आंवला, संतरा, आंवला सबसे रिचेस्ट सोर्स है विटामिन सी का। खट्टे फल जो होते हैं उससे ये विटामिन सी मिलता है। आम अमरूद आ रहा है आजकल, अमरूद में भी बहुत विटामिन सी है। विटामिन ई बादाम में, मूंगफली में, और जो नेचुरल ऑयल्स आपको बताए थे, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल, इसमें विटामिन ई बहुत अच्छे से होता है। विटामिन ए, जितने नारंगी और पीले रंग के फल सब्जी होते हैं उनमें विटामिन ए होता है, वो आंखों के लिए बहुत लाभदायक है। गाजर, पपीता, कद्दू, आम, टमाटर, शिमला मिर्च, तो ये सारा आप देखिए विटामिन जितने हैं वो सब इंपॉर्टेंट है। ए आंखों के लिए है, डी हड्डियों के लिए है, सी इम्यूनिटी के लिए है, ई रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए, B1, B12 जितने हैं, बी कॉम्प्लेक्स जितना है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए होता है। के जो होता है वो कोएगुलेशन फैक्टर्स, ब्लीडिंग रोकने के जो तत्व होते हैं उनको बनाने में लाभदायक होता है। ये आ गया इसके अंदर, आप नोट कर सकते हैं इसको। विटामिन ए हड्डियों, आंखों के लिए मेन आंखों का होता है, और वो आपको नारंगी रंग के फल सब्जी में मिलता है। बी जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए होता है। अंकुरित में बी मिल जाता है, सब्जियों में, दालों में मिलता है। सी आयरन की टैबलेट हमेशा नींबू पानी से लेनी होती है खाना खाने के 2 घंटे बाद, क्योंकि विटामिन सी की प्रेजेंस में आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। कई लोग इसलिए एनीमिक होते हैं, वो सप्लीमेंट ले रहे होते हैं पर उनका आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो विटामिन सी जो है खाली इम्यूनिटी नहीं, आयरन के एब्जॉर्प्शन में भी काम करता है। विटामिन डी का चर्चा हम लोग कर ली। और
अब क्या है, पाचन। कई लोगों को आपने देखा होगा, हम भोजन तो अच्छे से करते हैं लेकिन भोजन के तुरंत बाद हमको टॉयलेट जाना पड़ता है, हमारा पेट साफ हो जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि उनके अंदर पेट में एक होते हैं गुड क्वालिटी बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया, उसे बैक्टीरियल काउंट कहते हैं या माइक्रोबायोटा कहते हैं। आपके आंतों में बहुत अच्छी कॉलोनी काउंट होना चाहिए, अच्छे हेल्दी बैक्टीरिया का, जो खाना पचाने में मदद करते हैं। ये हमको मिलते हैं फ्रक्टो ओलिगोसैक्राइड से, जिसमें मठा है, दही है, ओट्स है, जौ है, केला है। इससे ये हेल्दी हेल्दी बैक्टीरिया बनते हैं। ग्रीन टी में भी होता है। और डाइटरी फाइबर दो प्रकार के हैं, एक जो शरीर पचा नहीं सकता, जिनको मतलब वो इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स होते हैं जो मल की मात्रा को बढ़ाते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स होते हैं जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को रेगुलेट करते हैं। तो ये दोनों प्रकार के डाइटरी फाइबर्स हमको मोटे अनाज में और हमारे इसमें हरी सब्जियों में, और इसमें आपके गूदेदार फल, जितनी भी जो फाइबर डाइट है ना, जिसे कहते हैं हाई फाइबर डाइट, उससे मिलते हैं। तो पानी पे आते हैं हम लोग। पांचवा घटक पानी है। शुद्ध होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पानी। और उसके गुण क्या है, तो यहाँ पे एक गर्भवती को आपको टिप देनी है कि पानी को हमेशा चार्ज करके पिए। इसमें वो स्लाइड शायद है नहीं, मैं आपको बता दूंगी आगे जब हम संस्कारित डाइट पे आएंगे। पानी के 3 गुण हैं, बल, उत्साह, धैर्य। और जब वो पानी को लेकर के हाथ में गायत्री मंत्र बोल करके या राधा नाम बोल के, राम नाम बोल करके ग्रहण करती है, तो वो भाव करे कि उसके अंदर साथ साथ पानी के साथ साथ बल, उत्साह और धैर्य की भी वृद्धि हो रही है। बच्चे के अंदर भी ये तीनों गुण ट्रांसफर हो रहे हैं। पानी इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए पानी अगर नहीं होगा तो लार अच्छे से नहीं बनेगी। लार पहली पॉइंट है डाइजेशन का। मुंह आपका जो होता है ना, पहला स्टॉपेज है फूड का, जहां डाइजेशन शुरू हो रहा है। तो लार अच्छे से नहीं होगी तो डाइजेशन नहीं हुआ, फिर अंदर के डाइजेस्टिव जूसेस अच्छे से नहीं होंगे, फिर जो पानी जो एब्जॉर्प्शन है उसके लिए भी, कोशिकाओं तक ट्रांसफर करने के लिए जो आहार रस तैयार हो गया उसमें पानी की आवश्यकता होगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जो आहार रस बन गया उसको सेल्स तक पहुंचाने के लिए, उसके अवशोषण के लिए, निष्कासन के लिए भी। नहीं तो टॉक्सिन्स ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। अगर पानी कम होगा तो कॉन्स्टिपेशन होगी, त्वचा से पसीना नहीं निकलेगा, यूरिन की मात्रा अच्छी नहीं होगी, तो सारे टॉक्सिन्स अंदर एकत्र हो जाएंगे। इसलिए पानी जो है वो अमृत तुल्य। ये मिल गया, देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है, ये मसारू इमोटो की एक रिसर्च है, जिसमें ये उन्होंने क्या किया, साधारण पानी लिया और उसको जो है उन्होंने 2 में डाइट किया। एक, इस पानी को उन्होंने जमा दिया, जमा करके उसकी स्लाइसेस काट के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे दिखी। अब कुछ आधे ग्रुप से उन्होंने अच्छी बातें बोली, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आप मतलब आपके अंदर बहुत करुणा है, अच्छी अच्छी बातें उनको बोली। तो उसमें अच्छे अच्छे क्रिस्टल्स बने, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया। और एक ग्रुप था जिससे उन्होंने कहा मैं आपसे घृणा करता हूँ, आप बेकार हैं, आप इडियट हैं, मैं आपसे, आप किसी काम के लिए, तो ऐसे बेकार वाले क्रिस्टल मतलब नहीं बनने इसमें। तो पानी के अंदर क्या होते हैं, वाइब्रेशंस। भोजन और पानी दोनों के अंदर आपके विचार और भाव को अवशोषित करने की क्षमता होती है। लेकिन जो मैंने आपका ना चार्ज वाटर पिए, तो वो गर्भवती को आप बता सकते हैं कि इस तरह से पानी को लेना है, और वो पानी के माध्यम से बच्चे के अंदर गुण की वृद्धि कर सकती है। तो आप सिंपली अगर संतुलित आहार को हम जस्ट एक स्लाइड में अगर हम उसको रिवाइज करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बहुत सारा नहीं बता सकते गर्भवती को, और इतना वो याद भी नहीं कर पाएगी। आप उसको सिंपल तरीके से बताइए कि अनाज, सब प्रकार के अनाज लेने हैं, बदल बदल के लेने हैं, केवल गेहूं का सेवन नहीं करना है, मोटा अनाज अधिक लेना है, दालें सब प्रकार की लेनी है, क्योंकि 18 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं। अगर एक घर में केवल अरहर की दाल बनती है तो बाकी 17 प्रकार के अमीनो एसिड जो बाकी दालों में, बीन्स में है, वो उससे वो वंचित रह जाएंगे। इसलिए दालें सब प्रकार की लेनी है, बीन्स सब प्रकार के लेना, बदल बदल के लेना। ये प्रोटीन का बहुत रिच सोर्स है, और स्पेशली जो दूध कम पी पाते हैं उनके लिए तो यही सोर्स बचता है। फिर सब्जी जो है हर प्रकार की, और उसको ज्यादा सेकना नहीं है। हरी पत्तेदार सब्जियां लेनी है, उबाल करके सब्जी लेनी है। कच्ची, जैसे टमाटर है, गाजर है, मूली है, ये कच्चा ले सकते हैं। उबाल करके गाजर, ये आपका
लौकी है, तुरई है, टिंडा उबाल करके, और गोभी है, सब प्रकार की सब्जियां बदल बदल करके लेनी है। केवल आलू का सेवन अधिक नहीं करना है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का सोर्स जरूर है, लेकिन हर चीज में आलू डालने से हरी सब्जियों की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है। फिर दूध और दूध से बने पदार्थ, फिर जितना आप ये हरा धनिया, पुदीना, अदरक इस्तेमाल करते हैं, तुलसी, ये भी बहुत लाभकारी है। जो मीठी नीम होती है, जैसे आप करी पत्ता कहते हैं, उसका भी सेवन करें। वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को रेगुलेट करती है। हरे धनिये में आयरन होता है, पुदीना पेट के लिए लाभकारी होता है, अदरक जो होता है उल्टी को रोकता है। तुलसी के तो गुरुदेव की पुस्तक है, आप पढ़ लीजिएगा, तुलसी के चमत्कारिक गुण। मसाले, जितनी हमारी इंडियन किचन है, वो मसालों में हमारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, तो इंडियन किचन में औषधियां भरी पड़ी हुई है। हल्दी, हल्दी एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है, उसके अंदर अमीनो एसिड्स भी है, पेट के लिए लाभकारी होती है। जीरा, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं, उनको जीरा भून के दाल और सब्जियों में तो दे ही, उसको ऐसे भी फाँक ले, वो ऐसे डायरेक्ट ले ले, उससे ब्रेस्ट मिल्क का अमाउंट बढ़ जाता है। फिर सीड्स की हमने बात कर ली थी, सूखी मेवा की बात कर ली, नारियल, मूंगफली, ये भी बहुत लाभकारी है। घी, तेल, मक्खन कम मात्रा में, मक्खन लेना है तो घर का व्हाइट मक्खन ज्यादा हेल्दी होता है। अब प्रपोर्शन की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा मात्रा में हमको गर्भवती को देना है अनाज और सब्जियां। तो ये सबसे ज्यादा, जब भी वो अनाज का सेवन करे तो साथ में सब्जी जरूर खाए, 4-5 बार ऐसे, नहीं तो वो अनाज बहुत ज्यादा ले लेती है और उसकी डायबिटीज यानी कि शुगर बढ़ने का खतरा हो जाता है। जेस्टेशनल डायबिटीज आज बहुत बढ़ रही है, क्योंकि लोग बैठे रहते हैं, कार्य नहीं करते हैं, और रोटी अधिक खा रहे हैं, रोटी चावल। तो रोटी चावल जब भी लेना है, अनाज बदल बदल के लेना है, एक तो अनाज, और उसके साथ सब्जियों का सेवन जरूर करना है। फिर सब्जी जो है वो 3 से 5 कटोरी दिन भर में होनी चाहिए, लेकिन फल की मात्रा रिलेटिवली उससे कम फल लेने हैं। लेकिन कई बार फल बहुत ज्यादा लोग ले लेते हैं, तो फल से डायरेक्ट सुक्रोज, फ्रक्टोज जो होता है फल में, वो सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है, अगेन शुगर बढ़ जाती है। फल साबुत लेने हैं, रस का सेवन ना करें। कटे हुए फल तुरंत इस्तेमाल करें, उसको रख करके नहीं लेना है। फिर थर्ड लेवल पे आता है दूध और दूध से बने पदार्थ, उसके बाद आती है चीनी। चीनी की बजाय जो विकल्प है हमारे पास वो है खाड़ या गुड़, वो ज्यादा हेल्दी है। और लास्ट में आता है घी, तेल। इस तरह से पिरामिड तैयार होता है मात्रा का, या इस तरह से प्रोपोर्शन देख लीजिए आप, अनाज और सब्जी लगभग बराबर, उसके बाद दूध और दूध से बने पदार्थ, प्रोटीन्स, बीन्स, ये सेकंड नंबर पे, फिर प्रोटीन्स में दूध आ जाएगा। फल 3:2 का रेशियो फल और उसमें रहना चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। देखिए, ये रेनबो डाइट है, क्या है, आजकल इसका कंसेप्ट बहुत तेजी से प्रचलन में आ रहा है और बहुत हेल्दी है ये। हर प्रकार के रंग की फल सब्जियों का सेवन करना है, और जितना हो सके लगभग 50% डाइट जो है वो रॉ फ्रूट्स वेजिटेबल्स की होनी चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आपके शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही है, डाइजेशन हो रहा है, हार्ट अपना काम कर रहा है, किडनी अपना काम कर रही है, कई सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस अंदर, कई सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, बॉडी पूरी जो ना बॉडी केमिकल रिएक्शंस पे चलती है। तो उसका एंड रिजल्ट में अच्छी क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन उसके एंड रिजल्ट में कुछ फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स निकलते हैं। वो हमारे बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का निर्धारण करते हैं। ये फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स जो होते हैं स्कैवेंजर्स कहलाते हैं। ये नॉर्मल हेल्दी सेल्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं, पर इनकी जब मात्रा सीमित होती है तो इनको हम मतलब ये किसी प्रकार से हमको बीमारी नहीं दे पाते। लेकिन जैसे जैसे इनकी मात्रा बढ़ जाएगी फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स की, यानी कि शरीर का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाएगा, तो बहुत सारी बीमारियां होती है। डायबिटीज में, मेल इनफर्टिलिटी में और कैंसर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की मात्रा को ज्यादा माना गया है, और इसीलिए प्री कैंसर स्टेज में ऑक्सीडेटिव एंटीऑक्सीडेंट्स हम लोग देते हैं। और इवन जो इनफर्टिलिटी के केसेस हैं उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, पर वो हो गया कैप्सूल के माध्यम से। ये हम आपको बता रहे हैं डाइट के माध्यम से। ये जितने रंग बिरंगे फल सब्जी होते हैं, इनके अंदर अच्छे प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। लाल रंग के जैसे टमाटर है, अनार है, गाजर है, इसके अंदर बीटा कैरोटीन तो येलो में होता है, लाइकोपीन होता है, लाइकोपीन। और ऑरेंज कलर के
येलो कलर के फल सब्जी जैसे अनानास है, आम है, नारंगी है, संतरा है, इसमें बीटा कैरोटीन होता है। हरे रंग के फल सब्जी में क्लोरोफिल होता है, और नीले रंग के फल सब्जी जैसे जाम होता है, ब्लूबेरीज है, बैगन है, इन सब में बीटा एंथोसाइनिन होता है। तो जब अलग अलग रंग के फल सब्जी खाएंगे रंग बिरंगी आपकी थाली में, जैसे उदाहरण दिया, आप शिमला मिर्च खरीद के लाए तो खाली हरी मत लाइए, एक हरी लीजिए, एक पीली लीजिए, एक लाल लीजिए, और इसको सैलेड में आप खाइए, तो उसको आपको अलग अलग प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिलेंगे, और वो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं और बीमारियों से आपको बचाते हैं। फिर दूसरा कंसेप्ट है कि आपका फूड जो है मेजरली अल्कलाइन होना चाहिए। अधिक मात्रा में अगर एसिडिक फूड का सेवन करेंगे तो आपका बॉडी का पीएच गड़बड़ा जाता है, उससे सेल्स डीनेचर हो जाते हैं, नॉर्मल सेल्स बॉडी के, और वो जो है फिर आपको बीमारी को आमंत्रण देते हैं। और क्या होते हैं एसिडिक फूड? जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, चाय है, कॉफी है, मैदा से बने चीजें हैं, बहुत प्रोसेस्ड पिज्जा, बर्गर, चिप्स, ये सब एसिडिक फूड्स में आते हैं। अल्कलाइन फूड जो आपका हेल्दी खाना होता है, जैसे आपके नट्स हैं और आप सब्जियां हैं, ये सब अल्कलाइन फूड है। तो हाँ, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं सात्विक फूड पे। और सात्विक फूड हम शुरू करें इससे पहले हम आपको बताएंगे कि गट ब्रेन कनेक्शन, सात्विक फूड की साइंस क्या है, व्हाई वी आर रिकमेंडिंग सात्विक फूड। संतुलित हो गया, अब हम सात्विक पे आ रहे हैं। तो आप इसको पहले अच्छे से समझिए कि सात्विक बताया क्यों जा रहा है, सात्विक का महत्व क्या है। आपके आपने देखा होगा कि जब आप कहीं जा रहे हैं और आप, मान लीजिए आप ट्रेन से जा रहे हैं और आप पुल उतर रहे हैं, तभी आप देख रहे हैं कि आपकी गाड़ी भी प्लेटफॉर्म पे आ गई, एकदम से आपके पेट में कुछ खौल हुआ। आप एयरपोर्ट जा रहे हैं और लग रहा है कि आज तो फ्लाइट मिस ही हो जाएगी, तब भी आपके पेट में कुछ कुछ होता है। एग्जामिनेशन हॉल पे आप याद करिए, जब खड़े होते थे और बाहर एंट्री मिलने वाली है या पर्चा हाथ में आने वाला एग्जामिनेशन का, तो भी पेट में कुछ खौल हो रहा है। ये सब क्या है? ये है मस्तिष्क और पेट का कनेक्शन, जिसे हम कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस। आपके पेट में लगभग मोर देन, आई जस्ट चेक इट आउट, 5 to 10 million, प्रोबेबली 5 to 10 million न्यूरॉन्स होते हैं। एक छोटा मस्तिष्क आपके पेट में है, और ये जो बड़ा मस्तिष्क है सिर में और छोटा मस्तिष्क आंतों में, ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं न्यूरो जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जिसके द्वारा नर्व इम्पल्सेस काम करती है, नर्व इम्पल्सेस मैसेज जाते हैं वो न्यूरो के माध्यम से, और काफी नर्व्स के माध्यम से, जिसमें वेगस नर्व महत्वपूर्ण है, उसके माध्यम से ये दोनों, ऊपर का ब्रेन और आपका जो ब्रेन आंतों में फिट है, वो कनेक्टेड होते हैं। इसीलिए जब आप तनाव में होंगे तो पेट में गड़बड़ी लगेगी, और जब पेट में गड़बड़ी है, मान लीजिए खाना अच्छे से नहीं पच रहा, कॉन्स्टिपेशन है, तो आपका ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर सकता। लाइक अपने ब्रेन से आप बहुत महत्वपूर्ण काम या बहुत ब्रेन से कुछ एकदम बिल्कुल गहन समस्या का समाधान, जब तक पेट सही नहीं। इसीलिए आज कहा जाता है कि योर गट हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक न्यूट्रिशनल साइकाट्रिस्ट हुई है ईवा सेलब, उन्होंने इस पर रिसर्च की है बहुत, और उन्होंने बताया, एक उदाहरण दिया कि आप बहुत लंबी महंगी लग्जरी कार खरीदते हैं और जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो उसमें प्रीमियम पेट्रोल डलवाते हैं, क्योंकि उसके इंजन को आप प्रिजर्व करना चाहते हैं। और आपकी जो बिल्कुल एक्सक्लूसिव कार है, जो ईश्वर ने हर एक की अलग बनाई है, उसका जो इंजन है, उसको आपको सेव करना है, जो आपका मस्तिष्क, और उसको चलाने के लिए अगर आप उसमें पिज्जा, बर्गर, मोमोज का घासलेट डाल रहे हैं, तो वो कैसे इंजन चलेगा आपका। तो ये आपको समझना है कि गट की हेल्थ आपके ब्रेन की हेल्थ को डिसाइड करती है। इसमें दो मुख्य हार्मोन्स होते हैं, एक सेरोटोनिन जो 95% गट से रिलीज होता है, और वो आपको, उसको हैप्पीनेस हार्मोन भी कहते हैं। तो वो ब्रेन के अंदर एक शांति, प्रफुल्लता, प्रसन्नता का भाव लाने में सक्षम होता है। लेकिन वो रिलीज कब होता है? वो रिलीज तब होता है जब आप हाई फाइबर डाइट लेते हैं, जिसकी हमने चर्चा करी। दूसरा हार्मोन है गाबा, न्यूरोट्रांसमीटर। वो, उसकी कमी से आपको तनाव होता है, भय लगता है, पैनिक अटैक्स आते हैं, घबराहट लगती है। और ये गाबा कब रिलीज होता है? जब आपकी डाइट में पर्याप्त मात्रा में प्री प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्री प्रोबायोटिक्स जो हमने आज, आप उसको और रिसर्च कर लीजिएगा, वैसे ग्रीन टी में और आपके ओट्स में और मठे में
ये प्री प्रोबायोटिक्स पर्याप्त मात्रा में होते हैं। और एक और विधि बताई जाती है, जैसे जो कांजी आप लोग देखते होंगे, कांजी बनाई जाती है कभी, लोग हम लोग के यहाँ शादी ब्याह में कांजी बनाते हैं, उस कांजी में प्री प्रोबायोटिक्स बहुत होते हैं। चावल को बासी रख करके सुबह पानी में भिगो दीजिए, बासी बने हुए चावल, और सुबह उसमें दही मिला करके और करी पत्ता का वो आप छौंक लगा के खाइए, तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक्स। इसी को विदेश में मूड फूड कहा गया है। मूड फूड और कुछ नहीं है, वही सात्विक भोजन है, हाँ, जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सात्विक आहार की चर्चा करेंगे। सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृतिर्लब्धे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। अर्थात शुद्ध भोजन लेने से सत्व अंतःकरण की शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि से बुद्धि निश्चल बनती है, और निर्मल बुद्धि से ही आप मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। तो जिस प्रकार प्रकृति पूरी सृष्टि 3 गुणों से बनी है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और गीता जी में भगवान कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले ही लिख दिया था कि अपनी प्रवृत्ति के अनुसार व्यक्ति भोजन करता है। जो सतोगुण व्यक्ति है उसे सात्विक भोजन अच्छा लगेगा, जो रजोगुणी है वो उसको राजसिक भोजन अच्छा लगेगा, जो तमोगुणी है उसे तामसिक अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर तीनों ही प्रकार के गुण होते हैं, हर व्यक्ति के अंदर तीनों प्रकार के गुण है। उसकी प्रवृत्ति का ऐसे डिसाइड होती है, प्रीडोमिनेंट कौन सा है। अगर सतोगुण की अधिकता है तो सात्विक भोजन अच्छा लगेगा। लेकिन गुरुदेव ने एक दृष्टिकोण और दे दिया आगे बढ़ करके, कि अगर आप अपनी वृत्ति में चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि रजोगुणी है पर सात्विकता की ओर मुड़ना चाहते हैं, तो सात्विक भोजन लीजिए। जैसा भोजन लेंगे वैसे ही आपकी प्रकृति बन जाएगी। इसलिए हम लोग गर्भवतियों को सात्विक भोजन के लिए एडवोकेट करते हैं, जिससे जो संतान आए वो सतोगुण की अधिकता के साथ आए। तो अच्छा सात्विक भोजन लेने से क्या होगा, बुद्धि की प्रखरता बढ़ती है, स्वभाव में शांति रहती है, भावनाएं निर्भर होती है। रासिक भोजन लेने से अधिक विषयों में आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, मतलब संसार में ज्यादा मन लगेगा। अब गर्भवतियों को क्या है, हम खाली भोजन की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनको ध्यान भी करवाते हैं, उनको जप भी करवाते हैं, तो उसमें एकाग्रता है, इसलिए ये सात्विक भोजन का महत्व आता है। अगर बहुत ज्यादा राजसिक भोजन लेंगे तो फिर क्या होता है, उनका मन एकाग्र नहीं हो पाता। और यदि अगर तामसिक की बात करें तो वो पूरी तरह से निषेध है। सात्विक भोजन कैसा होता है, गीता जी में ऑलरेडी लिखा हुआ है, रस में स्निग्ध स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को बहाने वाला हो। ये मनुष्य को विनम्र और क्षमाशील बनाता है। जो गुण हम चाह रहे हैं ना बच्चे के अंदर, एक जो हम अच्छे गुण, अच्छी आदतें इसका रोपण कर रहे हैं, तो वो भोजन के माध्यम से बहुत आसानी से हो सकता है। और माँ भी अपने विचारों को कंट्रोल कर सकती है, विचार संयम की जो बात है। तो है क्या ये सात्विक आहार, ये कुछ नहीं है, जो भी कुछ आपको संतुलित में बताया गया वही है। केवल मसाला कम होना है, उसमें घी तेल कम होना है, और धीमी आंच पे पकाना है, और उचित मात्रा में सेवन करना है। ये नहीं कि आज ये सब्जी अच्छी लगी तो हमने बिल्कुल ओवर ईटिंग कर ली। उचित मात्रा में लेना है, उचित प्रकार से अगर उगाया हो ऑर्गेनिक तरीके से तो बहुत ही अच्छा है। और बर्तन उपयुक्त हो, स्टील का बर्तन उपयुक्त है, मिट्टी के बर्तन उपयुक्त है, एल्युमिनियम के बर्तन सही नहीं होते हैं। लेकिन साथ में भाव भी अच्छा हो, ठीक से प्रचाया हुआ, कृतज्ञता का भाव के साथ खाया जाए, यही संतुलित आहार सात्विक बन जाता है। और राजसिक भोजन क्या है, राजसिक जो बहुत ज्यादा खटाई मिर्च मसाले के साथ, घी तेल के साथ जो पकाया जाता है, या बाहर का जो रेस्टोरेंट का भोजन आप करते हैं, तो ये जो बहुत सारी व्यंजन अगर बहुत सारे आपने थाली में ले लिए, तो ये जलन, दुख, चिंता, कामुकता, आवेश, इसको तनाव को पैदा करेगा। तामसिक भोजन पूरी तरह से निषेध है, ये मीट मछली, अंडा, प्याज, लहसुन, ये सब बासी भोजन, दुर्गंध युक्त भोजन, ये सब तामसिक में आता है, और ये भी विकारों को बढ़ाता है। और सात्विक भोजन का महत्व देखिए, बहुत ही अच्छा ये एनालॉगी है जिसमें हम यज्ञ से कंपेयर करते हैं इसको, क्योंकि आपके भोजन, आपके शरीर में भी एक यज्ञ हो रहा है भोजन के माध्यम से। जो जठराग्नि है जब वो प्रदीप्त होती है, आप स्वस्थ रहने के लिए बोलते हैं ना कि जठराग्नि प्रदीप्त हो तभी भोजन करिएगा, और उसमें आहुति किसकी दे रहे हैं, भोजन की, आहार की। अब जिस प्रकार से आप कुंड में यज्ञ करते हैं और उसकी भी अग्नि जब प्रदीप्त होती है तभी आहुति देते हैं, आहुति किस चीजों की डालते हैं, सात्विक औषधियों की डालते हैं। उसमें मीट मछली
की आहुति तो डालते नहीं है। इसी प्रकार आपको अपने शरीर यज्ञ को भी अगर शुद्ध पवित्र रखना है तो उसमें सात्विक भोजन की आहुति दीजिए। फिर जो संस्कारित भोजन है उसको अब विज्ञान भी मानने लग गया है कि वाइब्रेशनल एनर्जी जो है वो फूड की वो अच्छी होनी चाहिए। तो जितने आपके ताजे फल सब्जी होते हैं उसमें प्राण शक्ति अधिक होती है, उसकी वाइब्रेशन एनर्जी हाई है। फिर उसके बाद अन्न, उसके बाद आता है आपका डेयरी प्रोडक्ट्स, और फिर जो अनएथिकल मतलब जो आपने गलत कमाई से लिया उसकी वाइब्रेशन एनर्जी कम होगी या मीट की, और लास्ट में जंक फूड जो सॉरी हाँ ये लास्ट में अनएथिकल और जंक फूड लास्ट में आता है। तो जंक फूड जितना आज बच्चे सेवन कर रहे हैं उसमें प्राण शक्ति बिल्कुल नहीं है, तो उनसे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो राष्ट्र या समाज में निर्माण में कोई भूमिका निभाएंगे जब वो भोजन ऐसा ले रहे हैं जिसके अंदर प्राण शक्ति ही नहीं है। संस्कार एक एक और उसके अंदर एक और डायमेंशन है, वो आपको समझना है। वो मन का निर्माण कर रहा है, जैसा खाए अन्न वैसा बनेगा मन। तो आहार के भी तीन शरीर है। पहला शरीर स्थूल शरीर जो है वो मल के माध्यम से निष्कासित हो गया। जो उसका सूक्ष्म भाग है वो आपके शरीर का निर्माण कर रहा है, जैसे प्रोटीन सेल्स की रिपेयर करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा देंगे, वसा ऊर्जा देंगे, विटामिन जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाएंगे। जो अति सूक्ष्म भाग है वो मन का निर्माण कर रहा है, इसीलिए उसके वो भाव का निर्माण कर रहा है। तो भोजन के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि आपके विचार और भाव भोजन के अंदर ट्रांसफर हो सकते हैं, अवशोषित हो सकते हैं स्पर्श के माध्यम से। इसीलिए जिसका आचरण निंदनीय होता था, निकृष्ट होता था, चिंतन, उसको भोजन के संपर्क में नहीं आने दिया जाता था पहले, क्योंकि क्या है कि वो भोजन के अंदर वैसे ही भाव विचार चले जाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि भोजन बनाया जाए शांत भाव से, भजन चला करके, मंत्र गुनगुना करके, और खाते समय भी शांत भाव रखा जाए, परोसने वाला व्यक्ति भी शांत भाव से परोसे। वो जब खाएं आप तो भोजन को प्रसाद भगवान को अर्पित करके तब लें। भोजन की थाली सामने आए तो कम से कम किसान को या जो भोजन जिसने कमाया उसको धन्यवाद दे का भाव रखें, शांत मन से भोजन को ग्रहण करें। 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं। और सबसे अच्छा टेक्निक जो शांति कुंज हरिद्वार से प्रचलित है और आप इससे भोजन की वाइब्रेशनल एनर्जी को टोटल चेंज कर सकते हैं, वो है बलि वैश्य देव यज्ञ। ये तांबे की प्लेट आती है, इसको गैस पे चढ़ा दे, और ये स्टिकर है, ये 5 मंत्र हैं। एक छोटी रोटी को 5 भागों में विभाजित करके उसमें घी चीनी मिला करके 5 आहुतियां दी जाती हैं, और वो जब पूरी तरह से पूरा अग्नि पकड़ लेती है तो उसके फ्यूम्स को आप भोजन जो बन गया उसको ढक्कन हटा दें, सबको उसमें इशारे से उसकी एनर्जी को जाने दें, उसके वाइब्रेशंस को जाने दें, और उसके बाद आप भोजन को ग्रहण करें। और इसका जो बचा हुआ जो मटेरियल होता है उसको आप सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद में दे सकते हैं, गाय की रोटी में डाल सकते हैं, या तुलसी के आपके पेड़ में उसको डाल सकते हैं। ऐसा करने से लगातार एक सूक्ष्म यज्ञ आपके घर में नियमित हो रहा है और आपका भोजन के वाइब्रेशंस चेंज हो रहे हैं बिल्कुल। तो संस्कारित आहार में क्षेत्र शुद्धि आती है, यानी कि भोजन जैसे पहले हम लोग चौके में करते थे पाटे पे बैठ करके, लेकिन कम से कम जूते वगैरह पहन करके भोजन ना करें। अगर टेबल पे करते हैं, ईमानदारी की कमाई का हो, भोजन समय से हो, टाइम टेबल के अनुसार हो, और भाव पवित्र होने चाहिए। फिर ध्यान और क्या रखना है कि सूरज डूबने से पहले भोजन का सेवन कर ले, क्योंकि उसके बाद जठराग्नि मंद हो जाती है। नहीं कर सकते हैं तो सोने से 3 घंटा पहले कर ले, उसके बाद आधा घंटा टहलना जरूरी है। भोजन को एक कौर को गुरुदेव लिखते हैं 32 बार चबाना चाहिए। भोजन को 32 बार चबाएंगे, पानी की तरह भोजन हो जाए तब उसको लेना है। भोजन को पिए, पानी को खाएं, पानी को घूट कर करके पीना है, भोजन को चबा चबा करके लेना है। दैनिक जो आपकी एक्टिविटी है गर्भवती की वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भोजन तो आपने उपयुक्त ले लिया, लेकिन बिल्कुल सेडेंट्री अगर लाइफस्टाइल है तो वेट गेन ज्यादा होएगा और बच्चा भी लेजी बनेगा। इसलिए प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट की वॉक होनी चाहिए। प्रतिदिन योगासन के लिए हम लोग प्रमोट करते हैं, 2 क्लासेस हमारी चलती हैं उसमें। अब आता है कि क्या नहीं खाना है। तो आयुर्वेद में तो बहुत सारे नियम हैं विरुद्ध आहार के, तो वो तो उतना डिटेल में हम नहीं पढ़ा सकते क्लास में, लेकिन अभी है नहीं मेरे पास। वो एक और स्लाइड है जिसमें विरुद्ध के मोटे मोटे आपको पता होना चाहिए। जैसे दही और उड़द की दाल विरुद्ध आहार है, लेकिन हमारे घरों में दही बड़े बनते हैं। खीरा और दही ये विरुद्ध आहार में आता है।
तो दूध और सुबह फल, ये दूध विरुद्ध आहार में आते हैं, तो ये इस तरह से नहीं लेना है। पर मोटा जो प्रैक्टिकली फॉलो करना है, तो कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफी, सिगरेट, अल्कोहल, तंबाकू, पान मसाला, ये नहीं लेना है। फ्रिज में बहुत दिन का बना के रख लेते हैं कई लोग, जैसे विदेशों में होता है, कई दिन, 5-5 दिन का भोजन बना लिया, वो गलत है। मैदा से बने पदार्थ, जंक फूड नहीं लेना है। मिलावटी कृत्रिम भोजन, जो पैकेट फूड है, वो नहीं लेना, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जिसमें रंग मिले होते हैं, वो नहीं लें। अधिक तैलीय भोजन नहीं लेना है। और इस तरह से आपको ये डिसाइड करना है। फिर मांसाहार, मांसाहार पे पूरी एक क्लास अलग से हमारे कार्यकर्ता लेते हैं। तो उसमें मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ कि पहली बात तो गर्भवतियां हो सकता है आपसे पूछे, क्योंकि अभी डॉक्टर्स इसको रिकमेंड कर देते हैं कि मांसाहार आप ले लीजिए, लेकिन नहीं लेना इसलिए क्योंकि हमारा शरीर जो है वो उस हिसाब से नहीं बना है। शरीर की संरचना जो है वो शाकाहार के अनुसार है। और प्रकृति का नियम है कि जिसका शरीर जैसा होता है उसके अनुसार ही वो भोजन लेता है। हाथी में इतना बल है लेकिन वो है तो शाकाहारी। तो ये गलत कंसेप्ट है कि हम अधिक एनर्जी, अधिक पावर, अधिक बल के लिए, प्रोटीन के लिए हम शाकाहार ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भोजन हैं, जैसे काले, हमारा जो काला चना होता है, वो उसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। सोया में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। तो ये दलील सही नहीं है कि हम प्रोटीन के लिए मांसाहार करें। पहली बात, आपका शरीर वैसा नहीं है। और दूसरी बात, आपके जो एसिड सेक्रीट्स होते हैं, जो लार है उसमें टाइलिन होता है, वो अल्कलाइन है, जबकि मांसाहार पशुओं की लार जो होती है एसिडिक होती है। इसलिए मांसाहार का डाइजेशन मुंह में नहीं हो पाता है। फिर पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो 20 टाइम्स वीक होता है हमारा, मांसाहारी पशुओं की अपेक्षा। तो फिर वो पचता नहीं है ठीक से। और आंतें जो होती है मांसाहार पशुओं की, वो छोटी होती हैं, तो जितना एब्जॉर्ब हुआ बाकी मल में निष्कासित हो गया। लेकिन हमारी आते हैं 6 मीटर की, तो उसमें पड़ा पड़ा मांस सड़ता रहता है और रोगों को आमंत्रित करता है। दूसरी बात, अगर हम पर्यावरण की दृष्टि से देखें, तो कई गुना अनाज एक, जिसमें कई लोग खा सकते हैं, वो एक जानवर को बड़ा करने में खप जाता है। तो कितनी सारी लैंड वेस्ट जा रही है वो अनाज उगाने में, जो आदमी उस जानवर को खिलाता है जिसको बाद में वो भोजन के रूप में सेवन करता है। दूसरी बात, उसका मांस धोने में गैलनों पानी लग जाता है। तो ये पर्यावरण की दृष्टि से भी कार्बन फुट प्रिंटिंग जो है नॉन वेज से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है हमारे विश्व का। अगर सभी लोग शाकाहारी हो जाए तो पर्यावरण बहुत शुद्ध हो सकता है। फिर जो भी आप देखिए, जो भी प्राणी जब मरने वाला होता है, जब उसका कोई खतरा होता है, कोई भी, आपके साथ भी अगर ऐसा होगा, कोई खतरा समीप आ रहा है, तो बहुत सारा कॉर्टिसोल रिलीज होता है हमारी बॉडी में। वो कॉर्टिसोल उसके मांस में भी रह जाता है, और वो जाकर के फिर दुख तनाव को बढ़ावा देता है जो सेवन कर रहा है उसका। और उसके अंदर जो कॉर्टिसोल है वो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज को भी इंक्रीज करता है। फिर धूम्रपान का आजकल सेवन बहुत ज्यादा लड़कियों में बढ़ता जा रहा है। ये आंकड़े इससे प्रूव होते हैं कि फीमेल्स में लंग कैंसर बढ़ गया है। लेकिन अगर धूम्रपान करेंगे तो भ्रूण पे क्या होगा? एक तो इनफर्टिलिटी, मतलब प्रेगनेंसी नहीं आएगी, देर में होगी, या अबॉर्शन हो सकता है, मृत बच्चे का जन्म हो सकता है। और एक प्रॉब्लम होती है स्मोकिंग से, उसे कहते हैं सिड, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। 1 साल के अंदर बच्चा कभी भी मर सकता है। क्लेफ्ट पैलेट, कटा हुआ होठ और कटे कटे हुए तालू, इसकी जो दिक्कत है वो बढ़ जाती है। प्लेजेंटा की जो पोजीशन है, प्लेजेंटा नीचे आ जाता है, वो प्लेजेंटा प्रीविया कहते हैं उसको। ये प्लेजेंटा समय से पहले उखड़ जाता है अपनी जगह से, तो ब्लीडिंग होने लगती है। फिर इसी प्रकार से शराब के अगर सेवन कर रही है लड़कियां, तो वो उसके जो एबनॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं, जैसे उसका मुंह जो होता है उसकी आकृति एकदम भिन्न होती है, इसको फीटल अल्कोहल सिंड्रोम कहते हैं। इसमें मस्तिष्क और शरीर में विकृति आती है। और ये बच्चों के अंदर कॉग्निटिव फंक्शन, जो सीखने समझने की जो क्षमता है, ब्रेन की कॉग्निटिव एबिलिटी, वो रिड्यूस हो जाती है। ये हमारी एक छोटी पुस्तक आती है शांति कुंज से, आओगढ़े संस्कारवान पीढ़ी भाग 1। उसको आप लोग किसी भी गायत्री परिवार के केंद्र से, शक्तिपीठ से, प्रज्ञा के पीठ से ले सकते हैं। उसमें ये पूरी डे 7 तक की डाइट प्लान दिया हुआ है। बहुत बहुत सारे ऑप्शंस है
इसके अनुसार गर्भवती अपने डाइट प्लान कर सकती है। और ये हम लोग रिकमेंड करते हैं कि डाइट तभी संभव होगी प्लान करना जब वो मटेरियल आपके घर में होगा। तो वो पहले से इस तरह से एक शेल्फ अपनी बना ले, जिसमें तरह तरह के आटे हैं, तरह तरह की दाल है, तरह तरह के बीज हैं, हेल्दी चीजें। वो हेल्दी स्नैक्स भी अंदर रख सकती है, जैसे लैया में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो उसका सेवन कर सकती है। आजकल जाड़ा है तो तिल गुड़ के लड्डू या तिल गुड़ की बर्फी, इस तरह से वो एक प्लानिंग करे, अपनी पूरी शेल्फ को तैयार करे, तो इजी रहेगा उसके लिए। क्योंकि हर समय पॉसिबल नहीं है कि आप बाजार से जाकर के चीज मंगाएंगे तब अपना मील प्लान करेंगे। तो ये गर्भवतियों को एक आइडिया आप दे सकते हैं कि इस तरह से वो कर सकते हैं प्लान। ठीक है। तो आज एक चीज और, एक टर्म और है, कोई आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर न्यूट्रिस्यूटिकल्स। न्यूट्रिस्यूटिकल्स वो चीजें हैं जो भोजन के माध्यम से औषधि का काम करते हैं, वो घटक। तो वो प्राकृतिक घटकों को हमको अधिकता ऐसी भोजन में रखनी है जिससे वो हमें अधिक दवाइयां ना लेनी पड़े। जिस गर्भवती का भोजन अच्छा रहता है तो उसको अधिक सप्लीमेंट्स नहीं देने पड़ते। पर फिर भी याद रखिएगा, आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट जरूर करना है। ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। पर ये जो हमारा एक सद्वाक्य है, गुरुदेव ने युग निर्माण के 18 सत्संकल्प बताए हैं, तो इसके लिए आप ये पहला सद्वाक्य आप जरूर याद रखिए और गर्भवती को भी इस बात को पहुंचाइए कि शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और निमित्ता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। और उसमें संतुलित सात्विक संस्कारित आहार बहुत महत्वपूर्ण है। आप उसको एक संकल्प के रूप में उसको दरवा सकती हैं कि एक महान आत्मा की माता बनने का मैं गौरव प्राप्त करूंगी, अपने शिशु के शारीरिक मानसिक भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगी, और इस प्रकार हमारी संतान परिवार समाज देश और संपूर्ण सृष्टि के प्रति उदारता संवेदना सेवा भाव से युक्त साहसी एवं पुरुषार्थी हो। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की बहुत सारी मंगल कामनाएं शुभकामनाएं मिले आपको, और आप लोग समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देते रहें, इस तरह से अपने ज्ञान वृद्धि करते रहें। गर्भवतियों के लिए बहुत उपयोगी जानकारी है। कोई क्वेश्चंस हो तो ले सकते हैं अभी। थैंक यू सो मच मैम। आपका योगदान अतुलनीय रहता है हमेशा से ही। मैं अपने छात्रों से कहना चाहता हूँ, आप लोग क्यों नहीं हमेशा वीडियो ऑन करके रहते हैं। मतलब आपके सामने कोई वरिष्ठ व्यक्ति बोल रहा है और आप लोग बिल्कुल शांत होकर बंद करके बैठे हुए हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। जैसा आप सभी जानते भी हैं कि मैम की क्लिनिक है और फिर अभी हॉस्पिटल भी जाना होता है मैम को। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ले बहुत। सकते हैं, एक आध प्रश्न ले सकते हैं प्रश्न है तो अगर कोई हो तो। कोई क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए आप। नहीं है तो कोई बात नहीं। नहीं 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 मैम। प्रश्न थैंक नहीं है तो दो चीजें होती हैं, या तो सब कुछ समझ में आ गया या सब ऊपर से निकल गया। आई डोंट नो। क्या ग्रीन वेजिटेबल्स क्या कहना चाह रहे हैं? उषा पान, उषा पान तो भैया ही बता देंगे आपको। उषा पान क्या पूछना चाह रहे हैं, मैंने प्रश्न पढ़ा नहीं इसलिए। कैमरा अच्छा ठीक है मैम, पीपीटी स्क्रीन शॉर्ट है मतलब। थैंक यू सो मच। ओके, आई डोंट नो क्या प्रश्न है। हाँ मैम, पपीता क्यों नहीं खाना चाहिए, आपकी स्लाइड में लिखा था पपीता, हाँ पपीता नहीं, इसलिए डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उसके अंदर। लेकिन कच्चा कच्चा पपीता मना होता है, पका पपीता नहीं मना होता। लेकिन एक प्रचलित अवधारणा है कि नहीं लेना है। अब मान लीजिए, अब उस अवधारणा के विरुद्ध हमने कह दिया, उसको अलाउ कर दिया और ले लिया, कल को कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो फिर क्या है ना, इतना ज्यादा वो पॉपुलर हो गया है कंसेप्ट कि पपीता नहीं खाना चाहिए, तो इसलिए कह ही देते कि भैया मत खाओ। क्योंकि अगर खा लिया और कल को कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर वो हर बात को पकड़ते हैं पेशेंट्स। वैसे टेक्निकली पका पपीता खा सकते हैं, कच्चा पपीता मना होता है। कार्टर ऑयल नहीं समझ में आया क्या? ग्रीन वेजिटेबल फर्स्ट 3 मंथ्स हाँ देने चाहिए ना। पालक इतना गर्म नहीं, तो देखिए मॉडरेट अमाउंट्स में दे रहे हैं। कोई एक्सक्लूसिव ऐसा नहीं कि आप पूरा प्लेट में पालक भर के दे रहे हैं। आप मॉडरेट अमाउंट में सब कुछ दे सकते हैं। और दूसरी बात यह है, मैंने एक बात आपको शुरू में बताई, टेलर मेड डाइट है, सबकी शरीर अलग है, सब
सबकी प्रवृत्ति अलग है, तो वो अपने अनुसार देखे, थोड़ा थोड़ा सब ले सकते हैं, किसी चीज की कोई ऐसी मनाही नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो सूक्ष्म व्यायाम होता है वो तो 2-3 दिन बाद ही शुरू करवा देते हैं, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज 15-20 दिन के बाद, लेकिन जो फुल फ्लेजेड आपका योग है वो 6 वीक्स के बाद शुरू करना चाहिए। 6 वीक्स टाइम होता है यूट्रस के इन्वोल्यूशन का, जब यूट्रस पूरा नॉर्मल साइज में आ जाता है, पूरा शरीर बैक टू नॉर्मल होता है 6 हफ्ते के अंदर। लेकिन सूक्ष्म व्यायाम तुरंत 2-3 दिन के बाद शुरू करा देना चाहिए। बुक्स फॉर डाइट इन प्रेगनेंसी, मैं शेयर कर दूंगा ये डाइट वाली जो पुस्तक है, परम पूज्य। हाँ, ये निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र जी। वांग में है। और भी गुरुदेव की बहुत सारी पुस्तकें हैं उसी में से निकली हुई, पर मेजरली हमारा उसी में से बना हुआ है ये कंटेंट पूरा, गुरुदेव की पुस्तक से। ठीक है। थैंक यू सो मच। प्रश्न की श्रृंखला काफी लंबी है। मैं बहुत मतलब अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि आप उपस्थित हैं हम सभी के बीच में। और नहीं आप नहीं, हम आपका आभार प्रकट करते हैं, आपने अपॉर्चुनिटी दी, इतने सारे बच्चों से कनेक्ट हुए, आगे ये चेन बनाएंगे, इस संदेश को गुरुदेव के लेकर के जाएंगे आगे। जी जी बहुत मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। नमस्ते। कैस्टर ऑयल के लिए कोई पूछना चाह रहा है? कैस्टर ऑयल तो लैक्सेटिव होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव है, वो तो लेबर को शुरू करने के लिए दिया जाता है। कैस्टर ऑयल बिल्कुल कभी मत दे गर्भवती को, वो लास्ट के डेज में दिया जाता है, जब डिलीवरी होने को होती है तो वो लेबर इंड्यूस करने के लिए दिया जाता है, वैसे कैस्टर ऑयल ना ले। ठीक है। थैंक चलिए मैं लीव करती हूँ, थैंक यू। यू। नमस्ते। छात्र रुके रहेंगे, मैम पहले जाएं तो। अब आप लोग मुझे 1 सेकंड रुके रहिए, जरा होल्ड रखिएगा। हाँ? मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर